चाहता हूं कि ये कोई आपको ये ना लगे कि आज हम उठे सुबह और बोला कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये एक लंबी प्रोसेस इससे पहले हुई है और जो रिसेंट हैपनिंग्स हो रही है जम्मू कश्मीर में, आप सबको पता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। तो एक थॉट प्रोसेस आई कि जम्मू के साथ हो क्या रहा है, और लगभग 1 साल से काफ़ी संस्थाओं के साथ, इंटेलेक्चुअल्स के साथ, रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स के साथ, स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ, सबके साथ इंटरेक्शन हुआ और सब ने सर्वसम्मति से ये तय किया कि जम्मू को इसका हक मिलना चाहिए। और समय आ चुका है कि जम्मू अब किसी और का सेकंड फिडल, किसी दूसरे का 2 नंबर की सेकंड सिटीजनशिप के तरीके से नहीं रह सकता। तो जो लास्ट मीटिंग हुई फिर उसमें किया कि करना क्या है, ये हम सब जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं जो इस थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन करते हैं, वो समझते हैं। लेकिन अब करना क्या है ये सोच के फिर एक मीटिंग हुई अभी रिसेंटली, अगेन काफ़ी उसमें इंटेलेक्चुअल्स, विद्वान सभी मिलके बैठे और ये डिसाइड किया गया कि जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन ना लॉन्च की जाए और एक एजुटेशन ना स्टार्ट किया जाए पीसफुली, डेमोक्रेटिकली, तो कोई किसी की आवाज़ सुनेगा नहीं। इसलिए हमने ये जम्मू पीपल्स स्टेट मूवमेंट, जिसका पीछे बैनर लगा है, इसका भी शुरुआत हुई और आज हमारी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और जैसे मैंने कहा कि ये पहली कॉन्फ्रेंस तो है, जब प्रेस ब्रीफिंग तो है, लेकिन इसके पीछे ऑलमोस्ट 1-1.5 साल की मेहनत है। अभी हमारे साथ क्या क्या हुआ, जम्मू के साथ क्या क्या हो रहा है, आप सब अवगत हो। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम पॉजिटिविटी मेंटेन करना चाहते हैं। हम जिसको अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि रोना धोना नहीं करना चाहते। जो हो गया वो हो गया, अभी आगे करना क्या है उसके बारे में बात करेंगे। प्लस आप सब जानते हैं कि ये जो आज हम यहाँ बैठे हैं, मेरा नाम कर्नल अजय कुमार रैना है। मेरे को हमारे कोर ग्रुप ने सर्वसम्मति के साथ चेयरमैन चुना है। प्रोफेसर वरिंदर जी हैं, वरिंदर गुप्ता जी, आप अगेन सबको जानते हैं इनको, ये हमारे कन्वीनर हैं, रिस्पेक्टेड मार्गदर्शक हैं। अश्विन शर्मा जी हमारे मीडिया हैंडलर हैं, साथ में ट्रेजरर हैं। और बाकी कुछ सदस्य हैं जो कि आज किसी कारणवश यहाँ नहीं उपस्थित हो रखे। तो हमारा एक छोटा सा कोर ग्रुप है और ये कोर ग्रुप के बाद अब हम आगे जो आउटरीच जो ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी है लोगों के साथ, पब्लिक के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, हम इसको भी आगे ले जाना चाहते हैं। अभी अगर हम जम्मू की तरफ देखते हैं तो जम्मू का जो इलाका है वो कश्मीर से ऑलमोस्ट 70% ज़्यादा है। हमारे यहाँ की जो टैक्सेशन है वो आपको हैरानगी होगी कि डिफरेंट कैटेगरी में देखेंगे, कहीं 75%, कहीं 99 टाइम्स। अगर कश्मीर से 1 रुपया एक्साइज कलेक्शन का आ रहा है, 9 रुपये यहाँ पे पैदा करते हैं। लेकिन जब उसकी एक्सपेंडिचर की बात आती है, फंडिंग और बजट एलोकेशन की बात आती है, तो हम देखते हैं कि सारा का सारा सरमाया जाके कश्मीर में इन्वेस्ट होता है। ये हमारे डॉक्टर पाला साहब कहते हैं कि जम्मू ब्लाइंडनेस है दिल्ली में, जहाँ जम्मू दिखता नहीं है। मगर मैं ना दिल्ली को कसूरवार कहूँगा, मैं कश्मीर को कसूरवार कहूँगा। मैं मतलब हम सब, कसूर थोड़ा हमारा भी है कि हमने भी कभी खड़े होकर अपनी बात नहीं कही। और जब हम बात करेंगे नहीं, जब बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देती। इसलिए हम यहाँ पे आज आए हुए हैं। और आप देखिए कि जो रिसेंट घटनाएं हुई हैं, चाहे वो एक इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की बात हुई, चाहे वो अभी डॉक्टर्स की पोस्टिंग की बात हुई, चाहे वो प्रोफेशन में किसी भी जॉब अलॉटमेंट में जहाँ भी आता है, वहाँ आपको क्लियर डिस्पैरिटी दिखती है। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे आज सामने, वो है डेमोग्राफिक असॉल्ट का। आज से पहले 1981 में के बाद, वो शेख साहब के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जो सेंसस हुआ, लोग कहते हैं 2011 का सेंसस में गड़बड़ हुई। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो मेन स्ट्रीम इंडिया की बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं यहाँ पे, वो ये कहती हैं। लेकिन उसी के ऊपर फिर वो डिलिमिटेशन भी होता है। तो अगर मैंने एक आर्टिकल लिखा था और जो मेरी रिसर्च बताती है कि 2011 में मैनिपुलेशन हुई, लेकिन मैनिपुलेशन शुरू हुई 1981 में। 1981 से पहले अगर आप सेंसस का डेटा देखेंगे पूरी दुनिया भारत का, हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ और भारतवर्ष का रेट ऑफ ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। हम थोड़ा पीछे थे जम्मू कश्मीर। 81 में क्या हुआ कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ यहाँ आ गया, भारत का वैसे ही चलता रहा और हम यहाँ पहुँच गए। और जब डेटा खोल के देखोगे आप तो क्या दिखता है कि ग्रोथ सिर्फ कश्मीर में हुई। तो कश्मीर में बच्चा पैदा होने शुरू हो गए, हमारे यहाँ बच्चे पैदा होने बंद हो गए। तो 81 से मैनिपुलेशन शुरू हुई, फिर टेररिज्म चला, फिर सेंसस नहीं हुआ, फिर 2011 का हुआ। अब प्रॉब्लम क्या है, कुछ सेंसस से जो टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि उस सेंसस के अगर यकीन करेंगे तो हमें कभी भी इनफ एडुकेट पॉलिटिकल सीट्स यहाँ पे हमारी असेंबली में नहीं होंगी, हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती, तो हमारी जड़ें वहाँ से काटी गई। उसके अलावा 81 से लेके जो दरबार मूव का जहाँ पे यूज़ किया गया लैंड ग्रैबिंग के लिए, 15 लाख कनाल ज़मीन हमारी फॉरेस्ट की और गवर्नमेंट की नाजायज़ कब्जे में है। रोशनी एक्ट के साथ क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में क्या बोला, वो सबको पता है। तो अगर ये हम आंख मूंद लेंगे तो बहुत जल्दी हमारी पूरी डेमोग्राफी बदलेगी। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ
कि भारतवर्ष जो कि सेकुलर, डाइवर्स, ऑल इंक्लूसिव स्टेट है, उसका छोटा रूप जम्मू है। हमारे जम्मू में आपको पूरे भारतवर्ष की कौमें, कम्युनिटीज़, फेथ सब मिलेंगे। आप ज़रा पीर पंजाल क्रॉस करके जाइए, फिर देखिए कि सेकुलरिज्म क्या है और पॉपुलेशन डेमोग्राफी क्या है। एक और सीरियस बात आपको समझनी चाहिए कि आज तक जम्मू सिटी के ऊपर हमें लगा कि जम्मू सिटी को इनसर्कल किया जा रहा है। पिछले 5-6 सालों से अभी जो सेटलमेंट हो रही है वो दूर दराज के इलाके, पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, उन इलाकों में लोग कश्मीर के आके वहाँ बस रहे हैं। आने वाले 5 साल के बाद उनके पास जो आधार कार्ड होंगे, वोटर कार्ड होंगे, वो अपने आप को जम्मू के वासी डिक्लेयर करेंगे और फिर जो थोड़ी बहुत जो 2-4 पोस्टें हमें 100 में से मिलती हैं वो भी खा ली जाएंगी। तो ये डेमोग्राफिक असॉल्ट जो हमारे ऊपर हो रहा है ये बहुत ज़्यादा फोर्सफुल है और डेंजरस है। और अगर हम ये सोचें कि कोई बाहर वाला आके हमारी लड़ाई लड़ेगा तो आज तक किसी ने किसी की लड़ाई नहीं लड़ी। तो इसलिए हम अपनी लड़ाई पीसफुली, डेमोक्रेटिकली इसको हम शुरू कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा फोरम है ये नॉन पॉलिटिकल है। हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से ना तो वास्ता है, ना हम चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई पॉलिटिशियन कल को आके यहाँ पे हमारा यूज़ करे, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस यहाँ दिखाता है। ये प्रोफेसर साहब तो इस सबको भुग चुके हैं कि यहाँ एजुकेशन अच्छे लॉन्च होते हैं और बाद में फिर वो कैसे हाईजैक हो जाते हैं। एक और चीज़, जितने कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट्स, चाहे वो IIT है, एम्स है, IIM है, जो भी हमें मिला, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, उससे पहले अपना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबसे पहले कश्मीर में आई, फिर हम लोगों ने शोर मचाया, फिर यहाँ दिया गया। किसी ने एहसान नहीं किया हमारे ऊपर। मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अगर आप, और ये बात गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर की गैजेट नोटिफिकेशन, मेरी मर्जी, अपनी बात नहीं है, आप पिछले साल का गैजेट रिकॉर्ड खोलें। जितने कॉलेजेस, प्रोफेशनल कॉलेजेस, अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ कश्मीर में हैं उतनी ही जम्मू में है। तो देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि क्या बात, भेदभाव तो हो नहीं सकता, भेदभाव का है। तो भेदभाव ये है कि नंबर ऑफ कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कश्मीर में डबल है। तो अगर हमारे 50 बच्चों को यहाँ एडमिशन मिलती है तो कश्मीर में 100 बच्चे एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। उसका मतलब देखें क्या होता है। उसका मतलब ये है कि हमारे बच्चे पढ़ने के लिए फिर बाहर जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे सीट्स पूरी नहीं पड़ती। जो बच्चा बाहर गया फिर वापस नहीं आता। ये बड़ा नेचुरल, चाहे वो US जाता है, चाहे वो बेंगलोर जाता है, फिर वो उस लाइफस्टाइल में वहीं पे उसकी जॉब शुरू हो जाती है, वहीं पे मर जाता है। कश्मीर वाले क्या है कि अपनी पूरे डेमोग्राफी को बचा के रखा, पूरे यंगस्टर्स को वो वहाँ पढ़ाते हैं और बाहर उनको भेजते हैं जो किसी निकम्मे और जो आपको पता है उनकी करतूतें क्या है। कभी पाकिस्तान का मैच हुआ तो उसके बाद ये हो गया। तो हो क्या रहा, हमारा डेमोग्राफी पुश हो रहा है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन जम्मू से बाहर चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर या बाहर जाके काम कर रही है, वहीं बस रही है। गांधीनगर में सुबह वॉक करने जाएंगे तो पूरे घरों की लाइट्स बंद होती हैं, सिर्फ बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं नहीं। तो ये बड़ा सोचा समझा एक असॉल्ट है हमारे ऊपर। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब हम ये एजुटेशन या ये कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमें कश्मीरियों से कोई नफरत कुछ नहीं है। देखिए, मैंने पहले कहा अगर जम्मू की आवाज़ नहीं सुनी गई तो जम्मू ने आवाज़ उठाई नहीं, कसूर कुछ अपना है। तो दूसरों पे उंगली लगाने से पहले ये 4-3 उंगलियां अपनी तरफ आती है। तो मैं इस तरीके से देखता हूँ कि हमारा अपना एक वीकनेस थी, हमारी लीडरशिप की यहाँ पे लैक था। जो लीडर्स बने उनके बारे में अगेन मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बिकॉज एक नेगेटिविटी वाली प्रेस ब्रीफिंग नहीं करना चाहते हम, आप सब जानते हैं। अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कश्मीर को जो करना है करो, उनको जो देना है दो, हमें कोई गरज नहीं है। आपने कश्मीर में सोने के बिस्किट बांटने हैं बांटो, लेकिन हमारी जान छोड़ो। जम्मू को अपनी फेट डिसाइड करने दो। और जम्मू, जब मैं जम्मू कहता हूँ, जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट, सिर्फ जम्मू सिटी नहीं। और जो मीरपुर जो एक दिन हमारे पास आएगा तो हम हर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, इक्वल डेवलपमेंट। हमारे ये एजेंडा है कि जो जम्मू रीजन बने और जहाँ डेवलपमेंट हो, उसमें कास्ट, क्रीड, रिलीजन किसी का कोई मतलब नहीं है। अब मैं 2-3 चीज़ें आपको बताता हूँ कि हमारे ऊपर जो काउंटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शायद आप भी पूछते हैं। नैरेटिव ये कहता है कि अगर जम्मू अलग करेंगे तो कश्मीर को बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगा। ये आपने सुना होगा, ये टॉप मोस्ट लीडरशिप भी कहती है। तो मेरा सवाल ये है कि जम्मू का इन्फ्लुएंस कितना है कश्मीर के ऊपर। आज कश्मीर कंट्रोल में है तो वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में है, और जो कुछ जहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है उस हिसाब से उनको लोगों को थोड़ा मेलो डाउन किया गया है। अगर आप ये समझें कि कश्मीर शांत हो गया, कश्मीर बिल्कुल फर्स्ट क्लास बल्ले बल्ले जाए भारत हो गया, तो गलत फहमी है। तो जम्मू का जब इन्फ्लुएंस वहाँ नहीं है, हमारा यहाँ से आप में से कोई उठ के वहाँ एक लैंड का पीस नहीं खरीद सकता, आपको बेचेगा नहीं, और बेच दिया तो गोली मारने के लिए लोग तैयार हैं। तो हमारा उनके साथ जुड़ा ना जुड़ा रहने से क्या मतलब पड़ता है। कश्मीर का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस ये है कि वहाँ के लोगों की यहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ की सीट्स वो खाते हैं। और यहाँ जैसे मैंने कहा कि जो रिमोट एरियाज़ में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह में धीरे धीरे जो आपके अंदर चलता है टर्माइट जो अंदर आ गया तो जम्मू को खोखला कर देगी।
हम पूरे, मैं फौजी हूँ, पूरे भारत में नौकरी की है, बाहर घुमा हूँ, मैंने दुनिया में कहीं ऐसी एग्जांपल नहीं देखी कि एक स्टेट के अंदर 2 डायरेक्टर टूरिज्म, 2 डायरेक्टर एजुकेशन, 2 डायरेक्टर इंडस्ट्री, 2 डायरेक्टर एवरीथिंग, 2। क्यों? क्योंकि दोनों पार्ट्स में ना तो कोई आपस में जुड़ाव है, ना कोई कल्चरल कॉमनलिटी है, कुछ भी नहीं है। तो एक ज़बरदस्ती की शादी, पुराने ज़माने में कहते हैं लाड़ी महाराज लड़ा दे, बुजुर्ग बचा दे, इसका फ़ायदा क्या है? वाई यू फोर्सिंग अस टू कैरी ऑन विद अ वेडिंग विच इज़ नॉट वर्किंग? ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेप्टेंस है हाईएस्ट ऑर्डर पे इंडिया में कि ये 2 अलग रीजन है, इनका कल्चर अलग है, इनके सोच विचार अलग है,